नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज होती जा रही है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके बीच जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, यानी अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राहुल गांधी अब कई ऐसे आरोप लगाने लगे हैं जिसका जवाब निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जैसे कि राहुल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और किसके साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं और कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ये बात सही है या सिर्फ राहुल का आरोप है? इस पर बातचीत करने से पहले देखते हैं कि राहुल ने असल में कहा है क्या। राहुल कहते हैं, पश्चिम एशिया की लड़ाई से हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ डील की है। देश को बड़ा झटका लगने वाला है। हम इस बात पर संसद में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं है? क्या ईंधन की कीमतों और आर्थिक संकट चर्चा के लायक मुद्दे नहीं हैं? ये जनता के मुद्दे हैं। हम इन्हें अहम मानते हैं और चर्चा चाहते हैं, लेकिन वे चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि उससे और बातें सामने आएंगी। पीएम की स्थिति सामने आएगी। ये सामने आ जाएगा कि कैसे वे समझौता कर चुके हैं और कैसे उन्हें दबाव में रखा जा रहा है, इसलिए वो चर्चा नहीं चाहते हैं। ये बयान तो उन्होंने आज जो संसद में गए थे उसके बाहर जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तब दिया, और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने ब्लैकमेल और कॉम्प्रोमाइज्ड का इस्तेमाल किया। अब ये दोनों ही चीज़ें एक देश के लिए बहुत ही घातक है। प्रधानमंत्री का कॉम्प्रोमाइज होना या ब्लैकमेल होना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ऐसा मुद्दा है जिस पर कि निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ठोस जवाब आना चाहिए। हालांकि बीजेपी या सरकार की तरफ से अलग से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। एक सांसद ने कुछ बातें कही, लेकिन ये खोलकर सामने रखने की हिम्मत नहीं की कि आखिर वो कॉम्प्रोमाइज्ड और ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और सरकार क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अमेरिका इजराइल हमलों या खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की और कूटनीति को सबसे प्रैक्टिकल रास्ता बताया। ये सब बातें हुई, उसके बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया, सदन को स्थगित भी करना पड़ा। यानी ये बात हाउस के अंदर भी उठी, बाहर भी। आखिरकार ये बातें क्यों की जा रही है? हमें दो तीन चीज़ों को समझना होगा। विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसको समझना होगा। पहला सवाल तो वो ये उठा रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता या धार्मिक नेता खामेनेई की मौत हुई, उसकी निंदा भारत सरकार ने खुलकर नहीं की। हालांकि हमारे विदेश विभाग के एक अधिकारी ने ईरान जाकर उनकी मृत्यु पर शोक पुस्तिका जो है उस पर हस्ताक्षर किया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उसका ये मानना है कि खामेनेई की जिस तरह से मौत हुई है, बम गिराकर उनके पूरे निवास को ख़त्म कर दिया गया, उस पर भारत सरकार को इजराइल और अमेरिका दोनों की निंदा करनी चाहिए। ये नहीं हुआ है। तो एक मुद्दा तो वो ये उठा रहे हैं। उसके बाद दूसरा उनका कहना है कि ईरान का एक जहाज, पानी वाला जहाज, जो कि
भारत आया था संयुक्त अभ्यास के लिए। वो जब वापस जा रहा था तो अमेरिकियों ने उस पर हमला करके उसको डुबो दिया और उसमें करीब करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये सब ईरानी लोग थे। तो उनका ये भी कहना है कि चूंकि वो जहाज़ भारत आया था इसलिए भारत सरकार को उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन इसकी भी निंदा सरकार ने अभी तक नहीं की है। इस तरह से वो और भी कई बातें उठा रहे हैं। उनका कहना ये है कि भारत में गैस की कीमतें तो बढ़ा दी गई है, आपको पता ही है कि एक सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। अब ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ सकती है, क्योंकि हमारा पेट्रोल डीजल जो गल्फ़ देशों से आता था वो पूरी तरह से रुक गया है। अब हम अमेरिका ने जो एक महीने की छूट दी है कि रूस से तेल खरीदें, उस पर निर्भर होंगे, लेकिन कभी भी हम सारा तेल रूस से नहीं खरीद रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो गल्फ़ के देशों से तेल आ रहा था वो जब नहीं आएगा तो भारत में तेल की कीमत बढ़ सकती है। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका से भी तेल खरीदा जाए, जो कि भारत तक लाने में काफ़ी खर्चीला होगा और उसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है। तो एक आशंका ये जाहिर की जा रही है कि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और इसके साथ साथ महंगाई बढ़ना तय है, क्योंकि सब कुछ डीजल पेट्रोल पर निर्भर है। और खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि ट्रकों से और गाड़ियों से, रेलगाड़ियों से जो ढोया जाता है उसमें भी डीजल की भूमिका है और पेट्रोल की भी भूमिका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके विपक्ष सामने ला रहा है। भारत सरकार ने एक बिल्कुल तटस्थ जैसी स्थिति बना रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल गए थे, उन्होंने बातचीत की थी वहाँ के नेताओं से। बातचीत में क्या हुआ था ये तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके 2 दिन के बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत की जो अब तक की नीति रही है कि किसी भी युद्ध की आलोचना भारत ज़रूर करता है और भारत ये चाहता है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो। तो बातचीत की बात तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी की, लेकिन जो निंदा की जानी चाहिए थी वो नहीं हुआ है। ईरान में बड़ी संख्या में रिहायशी क्षेत्रों पर भी बम गिरे हैं, मिसाइलें गिरी हैं, उसके चलते बहुत सारे बच्चों की भी मौत हुई है। उसकी तस्वीरें जगह जगह दिखाई दे रही हैं सोशल मीडिया पर। विपक्ष चाहता है कि उसकी भी निंदा की जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। विपक्ष सरकार के इस बयान से भी संतुष्ट नहीं है कि अमेरिका से पेट्रोल खरीदने की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अमेरिकी अधिकारी ने बयान देकर कहा कि उन्होंने 1 महीने तक यानी 30 दिनों तक छूट दी है भारत को कि वो रूस से तेल खरीद ले। अब विपक्ष का ये बहुत साफ कहना है कि आखिरकार भारत को अमेरिका से अनुमति क्यों लेनी चाहिए, और अमेरिका कौन है भारत को अनुमति देने वाला या भारत को किसी और देश के साथ व्यापार करने से या तेल का आयात करने से रोकने वाला। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप ने ये साफ कह दिया था कि अगर रूस से हम तेल खरीदेंगे यानी भारत तेल खरीदेगा तो वो भारत से जो चीज़ें अमेरिका में निर्यात होती हैं उस पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। भारत एक बड़ा निर्यातक है, अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और इससे भारतीय चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाती, और महंगी हो जाती तो जाहिर है कि दुनिया के दूसरे देशों से आने वाली चीज़ें जो सस्ती होती उनके मुकाबले भारतीय चीज़ों की मांग घट जाती। ये संकट तो सरकार के सामने है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है वो खामोश रहने की बात से सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारा क्रम जो दिखाई दे रहा है उसमें एक बात तो तय है कि भारत एक तरह से ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या लाइन ले। एक समय पर भारत जो है वो तटस्थ देश होता था और नॉन अलाइंड देश भी था। नेहरू के समय में ख़ास तौर पर ये बात बहुत साफ हुई थी कि वो जो 2 ध्रुव थे उस समय, एक ध्रुव पर अमेरिका था, दूसरे ध्रुव पर सोवियत संघ था। तो नेहरू ने एक नीति अख्तियार की थी कि हम नॉन अलाइंड, हम किसी के साथ नहीं हैं। वो नीति लंबे समय तक चलती रही,
1971 के युद्ध और उसके आसपास हमने देखा कि जब अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ चला गया तो फिर भारत को रूस के साथ, उस समय के सोवियत संघ के साथ एक समझौता करना पड़ा, जिसके चलते सोवियत संघ ने भारत की मदद करने की कोशिश की। और जब एक अपना विमान वाहक पोत अमेरिका ने भारत के पास भेजा, 7th फ्लीट को, तो रूस या सोवियत संघ ने भी अपना एक पोत यहाँ भेज दिया, जिसके चलते अमेरिका ने कोई दखलंदाजी नहीं की। ये बहुत सारी बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जो अपना नॉन अलाइंड रुख था उससे अलग हट रहे हैं? अगर अलग हट रहे हैं तो हम क्या अमेरिका की तरफ जा रहे हैं? लेकिन अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से हम पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। चीन भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साफ तौर पर बात आई कि जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से हुआ उसमें अमेरिकी और चीनी इंटेलिजेंस का भी हाथ था और वहाँ के हथियार भी थे। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि क्या भारत अमेरिकी खेमे में सुरक्षित है? भारतीय हित जो हैं वो सुरक्षित हैं? क्या भारत जो है वो रूस से कट करके और अपने हितों की रक्षा कर पाएगा? देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है। तो ऐसे में अगर कभी युद्ध की स्थिति आती है, स्थिति तनावपूर्ण होती है, तो क्या अमेरिका भारत का समर्थन करेगा? जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुला करके अपने निवास पर भोजन कराया, उनसे बातचीत की, उससे तो लगता है कि इस समय अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में भारत का क्या होगा? भारत के सामने और भी चुनौतियां हैं। ऊर्जा के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, यानी डीजल और पेट्रोल की जो ज़रूरत है भारत में, उसका 10% या उससे भी कम भारत में उत्पादन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90% तक जो है वो हम आयात करते हैं। हम जो ये आयात कर रहे थे ये गल्फ़ के देशों से कर रहे थे, सऊदी अरब से कर रहे थे, आसपास के बहुत सारे देश वहाँ से कर रहे थे। हम जो गैस है वो भी वहीं से आयात करते हैं। तो ये आयात तो अभी फ़िलहाल बंद लग रहा है और दूर दराज के गाँवों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने गैस, पेट्रोल, डीजल ये सब जो है जमा करना शुरू कर दिया है और इसके चलते कई जगहों पर जो है वो थोड़ी स्थिति गंभीर हो रही है। बहरहाल भारत के पास डीजल या पेट्रोल या गैस की कोई कमी नहीं है, बड़ा भंडार है। रूस से और दूसरे देशों से जो कुछ हमारे पास आता रहेगा उससे लंबे समय तक हमारा काम चलता रहेगा, कोई संकट की स्थिति नहीं है, ये तो तय है। लेकिन विपक्ष की आशंका भी अपनी जगह जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये ज़रूरी है कि सरकार जवाब दे। अब राहुल गांधी का एक आरोप ये भी है कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। ये बात तो पहले से ही तय है कि प्रधानमंत्री सदन में बहुत कम जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कुछ खास मौक़ों पर ही बोलते हैं, सदन में बैठते भी नहीं हैं। इसको लेकर विपक्ष पहले से ही शिकायत करता रहा है। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी? क्या भारत में जो सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी और एनडीए की सरकार और विपक्ष के बीच दरार जो है और चौड़ी होती जाएगी? क्या संकट के दिनों में और गंभीर टकराव होगा? जाहिर सी बात है कि ये देश के हित में नहीं है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया से बात करने से पहले सरकार जो है विपक्ष से बात करे। आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या विपक्ष से भारत सरकार को बात करनी चाहिए? क्या विपक्ष की बात को भारत सरकार को सुनना चाहिए? क्या भारत सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि विपक्ष भी संतुष्ट रहे? आप अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि आप हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए और एक अनुरोध ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो चैनल है
उसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ हम लोग सदस्यता के लिए एक अभियान चला रहे हैं, उसका बटन मिलेगा, उस बटन को दबाइए, देखिए कि हम किस तरह से आपकी मदद प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये करें तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, ये जो गंभीर समय है इसमें निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है और इसमें आप अगर हमारा सहयोग करें तो हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.